हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के अगले लेक्चर में आते हैं। आज भी हम रिलेशन बताया था क्या होता है और उसके टाइप बताए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को ही आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग टू z, z क्या है, इंटीजर है, और x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 12 तक, ठीक, में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। दो संबंध दिए हुए हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन है। एक R संबंध है ए बी, जहां पे मॉड a माइनस बी चार का क्या है, गुणज है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। और एक R दिया है ए बी, a इक्वल सच दैट a इक्वल टू b, ये दिखाना है तुल्यता संबंध है। इन दोनों संबंधों को हमें क्या दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, और a क्या दिया है, a दिया हुआ है x बिलोंग टू z, और x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 12 तक है। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये a की वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट है, r जो है डिफाइंड है इस तरह a b सच दैट मॉड a माइनस b इज इक्वल टू क्या है, 4 का गुणज। क्या है, 4 का गुणज, मतलब a माइनस b का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे इसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे। देखो 4 का गुणज क्या होता है, 0 4 का गुणज है, 0 तो किसी का भी गुणज होता है। ठीक है, 4 4 का गुणज है, 8 4 का गुणज है, और 12 4 का गुणज है। ये जो है वो 4 के गुणज है। तो अब 0 कब आएगा, 1 1 ले लें, a और b क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 2 ले लें, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और 12 12, ये R में आएगा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। a b दोनों सेम है, तो a माइनस बी क्या आएगा, 0 0, सब केस में क्या आएगा, 0 0, और 0 जो होगा 4 का गुणज होगा। अब देखो 4 कब आएगा, 4 आएगा 0 4, डिफरेंस क्या है 4। अब चाहे -4 है चाहे +4 है, क्योंकि मॉड में है, वो 4 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 और 7 11 8 12, ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 8 देखो कब कब आएगा, 0 8 1 9 2 10 3 11 और 4 12, वो 12 पहले तो कभी आया नहीं। ठीक है, लेट आ जाएगा। और 12 कब आएगा, जब 0 12। तो ये जितने भी हैं इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ए बी, a माइनस बी जो है 4 का गुणज है। आप कोई भी पेयर उठा के देख लो, a माइनस बी क्या आएगा, 8 आएगा, 4 का गुणज है। a माइनस बी 8 आएगा, 4 का गुणज है। a माइनस बी 0 आएगा, 4 का गुणज है। a माइनस बी 0 -4 4 होगा या -4 होगा, मॉड है, तो ये 4 का गुणज आएगा। तो 4 के गुणज वाले जो a क्रॉस a में से होंगे वो ये होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका R। अब हमको दिखाना है कि ये स्वतुल्य है, प्रत्येक एक तुल्यता संबंध। हमको क्या दिखाना है कि ये तुल्य है, सतुल्य है। ठीक है, तुल्यता संबंध कब होता है, जब स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो, तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, तीनों अगर ये रिलेशन तीनों हो। ठीक है, मतलब ये संबंध अगर सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, अगर ये तीनों संबंध ये तीनों टाइप का है, तो ये संबंध क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो, फॉर एवरी a बिलोंग टू a, स्मॉल a बिलोंग टू a,
A बिलोंग टू R, ये अगर होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव या सतुल्य है। ठीक है, तो यहां देखो A में जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या है, 0 0 भी छूट गया है, 0 0 भी होगा क्योंकि डिफरेंस 0 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे A की जगह क्या है 0, तो 0 0 बिलोंग कर रहा है इसमें, 1 तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 तो 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 बिलोंग कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग टू A, x जितने भी A में एलिमेंट हैं implies that x बिलोंग टू R। अगर 1 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 1 1 R में बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है, स्वतुल्य की। इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य हो गया, पहली कंडीशन क्या होगी, स्वतुल्य हमने देखा, स्वतुल्य हमने चेक किया तो स्वतुल्य तो मिल गया। अब दूसरा देखते हैं सममित है कि नहीं। सममित क्या कहलाता है, सममित कब होगा, अगर ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 1 बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा 1 1 ही होगा, ऐसे 2 2 का 3 3 का है, 12 12 का। देखो 0 4 है तो क्या 4 0 है, 4 0 भी तो होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा इसका, 4 0 5 1 6 2 3 7, बल्कि हम लिख देते हैं, ये छूट गए थे, ये रिलेशन भी होंगे इसमें, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इसका भी मॉड लिखा है ना, तो डिफरेंस इसका भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। यहां लिख देते हैं 3 7 था तो 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 8 0 9 1 10 2 11 3 12 4 और 12 0, ये सारे जो हैं किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने स्वतुल्य देख ही दिया था, स्वतुल्य क्या बताया था हमने, फॉर एवरी x बिलोंग टू A implies that x बिलोंग टू R, तो ये स्वतुल्य हो गया था, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, तीनों होगा तो स्वतुल्य दिखा दिया। अब हम दिखाते हैं सममित। सममित के लिए हम क्या करते हैं, सममित संबंध दिखाने के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R में तो बी ए भी R में बिलोंग करेगा। तो इसमें कोई भी ऐसा पेयर हम देखो जिसका उल्टा, जैसे 0 8 है तो 8 0 होगा कहीं ना कहीं, 8 0 नहीं लिखा गया, हाँ ये 8 0 है। अगर 1 5 लिखा है तो 5 1 होगा, आपका 5, ये देखो 5 1। ठीक, अगर 3 7 लिखा है तो 7 3 होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस 4 का गुणज होगा। 6 10 लिखा है तो 10 6 होगा, यानी जितने भी इसमें ए बी अगर है तो उसका उल्टा बी ए भी आर में है। तो यही हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू आर implies that BA also belong to R, या ऐसे लिख सकते हैं, माना AB बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, implies that A माइनस B 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। अगर ये 4 का गुणज है तो B माइनस A ये क्या होगा, 4 का गुणज होगा, ये भी होगा। और अगर ये 4 का गुणज है इसका मतलब बी ए में बिलोंग कर रहा है, आर में, ठीक है। अगर ए माइनस बी 4 का गुणज है तो ए भी बिलोंग कर रहा है, और बी माइनस ए 4 का गुणज है तो बी ए बिलोंग करेगा, ठीक। तो ए भी आर में था और हमने क्या दिखा दिया कि बी ए आर में है, इसलिए आर सममित संबंध है, ठीक है। तो हमने पहले ए निकाल लिया टर्बुलर फॉर्म में, आर निकाल लिया, और हमने देखा कि ये स्वतुल्य भी है सममित भी है। अब संक्रमक दिखाना है हमको, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं।
संक्रमण में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। यही तो मतलब हुआ, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। 5 9 बिलोंग कर रहा है, 9 5 भी बिलोंग कर रहा है, तो 5 5 भी बिलोंग करेगा। ठीक, 3 11 बिलोंग कर रहा है, 11 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3 3 भी बिलोंग करेगा। ठीक, दिख रहा है आपको। लेकिन लिखेंगे कैसे संक्रमण? लिखने के लिए हम लिखेंगे ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। इसका मतलब ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है, और बी माइनस सी 4 का गुणज है। अगर ये चीज 4 से कट रही है, 4 गुणे समथिंग, ये क्या है 4 गुणे समथिंग, ये क्या है 4 गुणे समथिंग, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी तो 4 का गुणज होगा। बोलो, जैसे 4 8 जो है 4 से कटता है, 4 जो है 4 से कटता है, तो 12 क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 16 4 से कटता है, 8 4 से कटता है, तो 24 4 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। तो ये अगर 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है, तो इनका सम भी होगा, तो वो 4 का गुणज होगा। ठीक है, और ये 4 का गुणज होगा, तो यहां से क्या मिला? यहां से मिला a माइनस सी 4 का गुणज है, और अगर ये 4 का गुणज है, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग टू आर। ए सी क्या करेगा? आर में बिलोंग करेगा। ठीक, तो ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। ये किसकी कंडीशन है? संक्रमक की। इसलिए आर संक्रमक संबंध है। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रमक हो गया। ये आर जो है ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। किसका मतलब? अतः आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आर इसका मतलब क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। सम्मित है, स्वतुल्य है और संक्रमक है। तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है? तुल्यता संबंध है। अब देखो ए बी, अब इसी का सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, ए तो वही रहेगा, ए में कोई चेंज नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज लिखना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, डिफिनीशन आपको ध्यान हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इसको लिखने का ढंग। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? आर जो डिफाइंड है वो इस तरह डिफाइंड है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये लिखा है। ठीक है, ए बी ए इक्वल टू बी, तो आर में क्या आएगा? आर में आ जाएगा 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और 12 12, इतना ही तो आएगा। ऐसा पेयर लेंगे जिसमें दोनों बराबर हो। ठीक है, तो अब बताओ स्वतुल्य है कि नहीं है? स्वतुल्य तो है। क्यों? क्योंकि जितने भी ए में बिलोंग कर रहे हैं सबका डबल एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए इंप्लाई दैट एक्स एक्स बिलोंग टू आर, यानी ये क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। देयरफॉर आर स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सम्मित। सम्मित में देखो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, मान लेते हैं, माना ए बी बिलोंग टू आर, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी ए इक्वल टू क्या होगा? बी। ए इक्वल टू क्या होगा? बी। ठीक, या हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, लिख सकते हैं। ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, बी इक्वल टू ए, इसका मतलब बी ए बिलोंग टू आर। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि आर सम्मित है। आर क्या है? सम्मित है। ठीक, तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब देखो संक्रमण। संक्रमण में ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। ठीक, तो मान लेते हैं, माना ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर। अच्छा, ए बी बिलोंग टू आर मीन्स ए इक्वल टू बी और बी सी बिलोंग टू आर टू मीन्स बी इक्वल टू सी। तो यहां से क्या मिला? ए इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू सी मीन्स ए सी बिलोंग टू आर। ए सी अगर बराबर है, इसका मतलब ए
सी ऑर्डर पेयर ए सी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ए और वैसे भी सारे अगर इस टाइप से हों तो वो तुल्यता संबंध को सेटिस्फाई करते हैं। 0 0 1 1 2 2 ऐसे लिखा है, सारे एलिमेंट लिखे हैं। ठीक, तो वो क्या होंगे, स्वतुल्य भी होंगे, संक्रमक भी होंगे और सममित भी होंगे। यहाँ हमने दिखा भी दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, हमें ये दिखाना था कि एक सेट ए दिया था और आर दिए थे, हमको दिखाना था कि आर जो है वो तुल्यता संबंध है, यानी स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, जिसको हम इस क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों पार्ट में हमें यही दिखाना था कि ये स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बताया कह रहा है सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर डिफाइंड है T1 T2। T1 T2 क्या है, समरूप त्रिभुज है। एक रिलेशन ऐसे डिफाइंड है जिसमें T1 T2 क्या है, समरूप त्रिभुज है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये जो संबंध R है ये हमको क्या दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। ए क्या है, ए जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें सारे त्रिभुज आ रहे हैं चाहे जैसे भी हो। और आर क्या है, आर है T1 T2 एलिमेंट है इसमें, सच दैट T1 और T2 क्या है, समरूप है। T1 T2 के समरूप है। हमें दिखाना है कि R जो है वो तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य। तुल्यता कब होगी, जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। तो स्वतुल्य कब होगा। अब R स्वतुल्य है कि नहीं, तो हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। ठीक है, यानी T1 जो है वो T1 के समरूप होगा, T2 जो है वो T2 के समरूप होगा, T3 जो है T3 के समरूप होगा। यानी कोई भी त्रिभुज हम लें वो खुद के समरूप होता ही है। ठीक है, तो यानी जितने भी एलिमेंट ए में होंगे, यानी ए में जितने भी त्रिभुज होंगे वो खुद के समरूप होंगे। ठीक, तो फॉर एवरी कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल 1 या ट्रायंगल को हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, फॉर या लिख देते हैं या लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, चूंकि कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता है, इसलिए अगर ए में कोई भी एलिमेंट, कोई भी त्रिभुज बिलोंग कर रहा है, इसमें ए में, इसका मतलब उसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आर में होगा। ठीक है, इसलिए आर क्या होगा, आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं सममित की। क्या ये सममित है कि नहीं है, ये देखते हैं। तो सममित, अगर कोई त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप भी होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम ए बी मान लेते हैं या डेल्टा 1 डेल्टा 2 मान लेते हैं। त्रिभुज है, ये त्रिभुज 1 है, त्रिभुज 2, ये R में बिलोंग कर रहा है। ठीक, R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो ये है त्रिभुज 1 है वो समरूप है त्रिभुज 2 के, समरूप है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज समरूप होगा पहले त्रिभुज के। क्यों, क्योंकि आपस में समरूप हैं। तो अगर ये इसके समरूप है तो ये इसके समरूप होगा। ठीक, तो इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चला कि ये जो होगा वो R में बिलोंग करेगा। और ये R में बिलोंग कर रहा था, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 बिलोंग टू R2, और यहाँ हमने क्या लिखा दिया, त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 बिलोंग टू R2। इससे क्या पता चला कि R क्या है, R सममित। लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज पहले के भी समरूप होगा। यानी अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 रियल R में है तो त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 भी R में होंगे। अब बात करते हैं संक्रमक की। तीसरा क्या है, संक्रमक संबंध। संक्रमक में क्या होता है, अगर T1 T2 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, R में, ठीक है, और T2 T3 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, R में। इसका मतलब क्या होगा कि T1 T2 के समरूप है। इंप्लाइज है
T1 T2 के समरूप है और T2 जो है T3 के समरूप है। T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब T1 जो है वो T2 के क्या है, समरूप है, और T2 T3 आर में बिलोंग कर रहा है, यानी T2 T3 के समरूप है। अब यहां से क्या मिला, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, यानी T1 जो होगा वो T3 के समरूप होगा। अब T1 T3 के समरूप है, implies that T1 T3 belong to R। किसमें बिलोंग करेगा, R में। तो T1 T2 R में है, T2 T3 R में है, तो T1 T3 को R में दिखा दिया। इससे क्या पता चला, R संक्रमक संबंध है। ठीक, तो R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो अगर तीनों हैं तो इसका मतलब R क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध है। ठीक, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, इसलिए R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखो इसमें और एक चीज पूछी गई है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 3 त्रिभुज दिए गए हैं। एक की भुजा 5, 12, 13 है, एक की भुजा 6, 8, 10 है और एक की भुजा 3, 4, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमको देखनी होगी, 3, 4, 5 भुजा वाला जो त्रिभुज है वो T1 है, 5, 12, 13 भुजा वाला वो T2 है और 6, 8, 10 भुजा वाला T3 है। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, मतलब हमको ये देखना है कि क्या ये इसके समरूप है, क्या ये इसके समरूप है, क्या इसके ये समरूप है। तो समरूप के लिए हमें पता होना चाहिए कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि T1 व T2 की भुजाओं का अनुपात मतलब भुजाओं क्या समान अनुपात में होनी चाहिए। T1 T2 की भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, समान अनुपात में नहीं है। इसी तरह और T2 व T3 की भुजाएं भी समान अनुपात में नहीं है। समरूप तभी होता है जब भुजाओं का अनुपात समान हो। तो यहाँ न इसका भुजाओं का अनुपात समान है, ना इसके भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, इसके भुजाओं का अनुपात देखें तो समान नहीं है, इसके भुजाओं का अनुपात देखें तो समान नहीं है, लेकिन अगर इसके और इसके भुजाओं का अनुपात देखें तो समान है। ठीक है, लेकिन और T1 व T3 की भुजाओं का अनुपात या का समान अनुपात में है। ये जो भुजाएं हैं वो क्या है, समान अनुपात में है। तो यहाँ कह रहा था T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो T1 व T3 परस्पर संबंधित हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों समरूप होंगे। ठीक, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होने के कारण ये दोनों संबंधित होंगे और T1 T2 नहीं होंगे और T2 T3 नहीं होंगे, लेकिन T1 T3 से संबंधित होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ समरूप त्रिभुज की बात की गई थी। ठीक, तो इस तरह हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L क्या है, XY प्लेन में स्थित रेखाएं। बहुत सारी रेखाएं होंगी, हो सकता है
आपस में कट रही हो सकता है पैरेलल हो सकता है परपेंडिकुलर हो। इस प्लेन में जितनी भी रेखाएं होंगी उसकी बात की जा रही है एल से। वो समुच्चय किससे डिनोट हो रहा है? एल से। और आर क्या है? L1 L2, जहां L1 समांतर L2 है। मतलब संबंध आर में वे रेखाएं आएंगी जो आपस में क्या हो? समांतर। ठीक है, आपस में क्या हो? समांतर। ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। हमें दिखाना है कि आर तुल्यता संबंध है। ठीक, एल क्या है? एक्स वाई प्लेन में जितनी भी रेखाएं हैं उनका एक समुच्चय है। आर क्या है? ऐसी रेखाएं L1 L2 ऐसी रेखाएं जो आपस में क्या हो? समांतर हो। हमें दिखाना है कि जो संबंध आर है वो तुल्यता संबंध है। तो देखो, कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है। ठीक, कोई भी रेखा जो है वो खुद के समांतर होती है। तो अगर कोई रेखा L1 है XY प्लेन में, XY प्लेन में कोई रेखा अगर L1 है, ठीक है, तो L1, L1 R में होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, यानी L1, L1 जो है वो R में होगा। ठीक, हर L1 XY प्लेन में जितनी भी रेखाएं होंगी वो खुद के क्या होंगी? समांतर होंगी, यानी ये स्वतुल्य संबंध होगा। अब सममित की बात करते हैं। अगर L1 L2 ऑर्डर पेयर में है, ये R में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब L1 समांतर होगा L2 के। अगर L1 समांतर है L2 के तो इसका मतलब L2 भी L1 के समांतर होगा। ठीक, अगर L1 समांतर है किसके? L2 के, तो L2 समांतर होगा L1 के। इसका मतलब L2, L1 ये R में बिलोंग करेगा। अगर L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है तो L2 L1 भी R में बिलोंग करेगा। अगर नहीं समझ में आई मेरी बात को तो यहां देख सकते हैं, L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर R में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। L1 समांतर होगी L2 की। अच्छा, L2 समांतर L1 भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे L2 समांतर L1 का हो चाहे L1 समांतर L2 का हो। ठीक, और अगर L2 समांतर L1 है तो L2 L1 R में बिलोंग होगा। L1 L2 R में बिलोंग है, इंप्लाइज दैट L2 L1 R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सममित भी है। A भी बिलोंग कर रहा है R में, B भी बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब ये क्या है? सममित भी है। अब बात करते हैं संक्रमक की। L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है और L2 L3 R में बिलोंग कर रहा है, यानी ये दोनों क्या होंगी? समांतर। और ये दोनों क्या होंगी? समांतर। L1 L2 समांतर है और L2 L3 समांतर है, तो इसका मतलब ये तीनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, इसका मतलब L1 और L3 आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, और अगर L1 L3 आपस में समांतर है यानी L1 L3 R में बिलोंग करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये संक्रमक भी हो गया। अब संक्रमक भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, तीनों रिलेशन है, इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा। ये जो R दिया है वो क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। एक चीज और दिया है इसमें, रेखा y x = 4, y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सलूशन देख लीजिए। माना रेखा y = 2x + c है, जहां c क्या है? स्वैच्छिक चर। तो y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y = 2x + c होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने लेक्चरों में देखा, आज तक के लेक्चरों में, कि संबंध क्या होता है, संबंध कितने तरह के होते हैं, सबको डिफाइन किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को किया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे संबंध पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब बात बचती है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसके क्वेश्चनों को आगे के लेक्चरों में हम बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।